हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है असाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। जैसा कि मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है साइनोटिक और दूसरा होता है असाइनोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम आगे लिस्ट ऑफ असाइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, हमने आपको कल बताया था कि असाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में कई सारी प्रॉब्लम्स या कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हम आपको लिस्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, फोर्थ कोअरेक्शन ऑफ आयोटा, फिफ्थ आयोटिक स्टेनोसिस, सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम आपको आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में क्या क्या कंटेंट बताएंगे। डेफिनेशन, टाइप ऑफ ओपनिंग, कॉजेज, साइन सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको पहले डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज ए abnormal opening between the right atrium and left atrium resulting left to right shunting of blood। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज एबनॉर्मल ओपनिंग, मतलब कि आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में। ठीक है, चलिए हम आपको फिगर के थ्रू बताते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे कि आपका राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, इधर ये है आपका राइट एट्रियम। ठीक है, और ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, फिर ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकुलर, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब इसमें देखिए ये जो बीच में ये जो कि लाइट और लेफ्ट को जो डिवाइड कर रहा है, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो डिवाइड कर रहा है, इसके बीच में ये जो आपका एरो का निशान बना हुआ है, ये आपका क्या है, यही आपका जो ये पोर्शन जो है, ठीक है, यही आपका सेप्टम होता है। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है। ठीक है, ये ओपनिंग नहीं रहनी चाहिए, तो फिर क्या होती है कि ये ओपनिंग हो जाती है, तो जिससे हम क्या बोलते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब कि लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का जो सेप्टम होता है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग, मतलब कि असामान्य ओपनिंग कह सकते हैं, असामान्य छिद्र हो जाना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम अपने कॉजेज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ में क्या है, तो डेफिनेशन में आपने, डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया ना कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए एक बार फिर से हम बता दें, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक ऐसी एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो कि हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है रिजल्टिंग लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से आपके राइट एट्रियम में क्या होता है संटिंग होता रहता है, मतलब कि उसका ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में जाने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं कॉजेज़ पे। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं आपके एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। तो फर्स्ट कॉज आपका है एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। अब सो फ्रेंड्स, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब कि जो एम्ब्रियो क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम जो रहता है उसका डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं भ्रूणीय विकास, भ्रूण का विकास होना। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि जब एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है उस दौरान जो हर्ट होता है, ठीक है, हर्ट का जब प्रोडक्शन, मतलब कि उसका जब निर्माण होता है,
ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है उसका जब निर्माण होता है तो फिर क्या कहते हैं, मतलब कि होता है ना एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट में कि कितने से कितने मंथ तक क्या चीज़ें बनती है, कौन सा पार्ट बनता है। तो फिर क्या होता है कि जब उसका हार्ट का पार्ट बनता है उसी में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया था कि ये जो सेप्टम होता है, ठीक है, ये सेप्टम होता है। तो अगर आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब बेबी गर्भ में रहता है उस दौरान क्या होता है कि ये जो एट्रियल सेप्टल होता है, ठीक है, इस सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओबल। ठीक है, वो क्या होता है कि जब पैदा होता है तो फिर जब पैदा होता है तो उसका क्या होता है कि जब वो पैदा हो जाने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने आप क्लोज़ हो जाता है। अगर वही क्लोज़ नहीं होता है, ठीक है, तो उसे ही हम आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट कॉजेज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ क्या है, क्रोमोजोमल डिफेक्ट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्रोमोजोमल डिफेक्ट मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन जो क्रोमोजोम के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हम क्रोमोजोमल डिफेक्ट में या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा डाउन सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफ्लेंटर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रोमोजोमल डिफेक्ट होते हैं। क्रोमोजोमल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। मतलब कि किसी में क्या होता है कि किसी में एक क्रोमोजोम्स कम हो जाते हैं, किसी में एक क्रोमोजोम बढ़ जाते हैं। क्या होता है, किसी में जो आपके ऑटोजोम्स होते हैं उनमें भी कोई किसी में एब्सेंट हो जाता है, किसी में एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि किसी भी क्रोमोजोमल डिफेक्ट के कारण क्या होता है कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो फीटल होता है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो बॉडी में टिश्यू होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से भी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडिएशन इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जो भी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उनकी कांटेक्ट में आने की वजह से भी क्या हो सकता है, ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है अल्कोहल इंटेक बाय द मदर। मतलब अगर मदर क्या करती है कि अल्कोहल अगर इंटेक करती है, अल्कोहल का यूज़ करती है, तो फिर उस दौरान भी क्या होता है कि ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है बर्थ एक्सफेक्सिया। मतलब बर्थ एक्सफेक्सिया वही है कि जन्म के समय श्वास में अवरोध उत्पन्न हो जाना, मतलब कि श्वास में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम अब चलते हैं साइन सिम्टम्स की। अब टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, जो उसका सेप्टम होता है, ठीक है, तो सेप्टम में किस जगह पे ओपनिंग होगी तो कौन सा टाइप्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको टाइप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑस्टियम प्रीमियम, आपका सेकंड, फर्स्ट हो गया आपका ऑस्टियम प्रीमियम, सेकंड हो गया ऑस्टियम सेकेंडम, थर्ड हो गया साइनस वेनसस डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम बारी बारी से आपको ऑस्टियम प्रीमियम, ऑस्टियम सेकेंडम विथ फिगर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑस्टियम प्रीमियम। इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट्स एज एन बटम ऑफ द एट्रियल सेप्टल ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टम प्रीमियम। इसमें क्या होता है ना कि ऑस्टियम प्रीमियम में जो सेप्टम का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो ओपनिंग जो होती है, ठीक है, आपने तो अभी पढ़ा ना कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग कि जो आपके सेप्टम का जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक है, जो सेप्टम के, देखिए हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं, जो सेप्टम के नीचे वाला भाग, ये जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, आपका जो यहाँ पे सेप्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो नीचे वाला भाग होता है, यहाँ पे अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ओपनिंग हो जाती है तो आपका क्या होता है, ऑस्टियम प्रीमियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या है आपका ऑस्टियम सेकेंडम। तो ऑस्टियम सेकेंडम में क्या होता है कि
ऑस्टियम सेकेंडम में इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द ASD, मतलब कि आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड एबनॉर्मल ओपनिंग इन द मिडिल ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, एक कॉमन सेप्टल डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है, जो केंद्रक माना जाता है, जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कि बीच का पार्ट जो सेंटर में होता है। ठीक है, ऑस्टियम सेकेंडम में क्या होता है कि जो सेंटर है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन ऑफ द आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट एंड एबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ पे होती है? इन द मिडिल ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, मिडिल भी बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब कि जो सेप्टम होता है उसके सेंटर में क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, उसे ही हम ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टम, ये किसके कारण होता है? ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब कि असामान्य विकास होना। ठीक है, सेप्टम का असामान्य विकास होने के कारण, मतलब कि उसका सामान्य रूप से विकास नहीं हो पाता है, नॉर्मल विकास नहीं हो पाता है, नॉर्मल डेवलपमेंट जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि उसमें जो ओपनिंग हो जाती है वही आपका एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टम कहलाता है। ठीक है, ऑस्टियम सेकेंडम में यही, ठीक है, होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनस वेनेसस डिफेक्ट। अब साइनस वेनेसस डिफेक्ट में क्या होता है? इट इज़ एन एबनॉर्मल ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम। इसमें देखिए, हम फिगर में आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है। अब जैसे कि अब मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि ऑस्टियम प्रीमियम में क्या होता है कि जो सेप्टम का नीचे वाला भाग होता है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग होगी, तो वो ऑस्टियम प्रीमियम हो गई। ऑस्टियम सेकेंडम में क्या होती है कि जो सेंटर में, जो ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ सेंटर है ना, यहाँ पे अगर ओपनिंग हो गई तो फिर वो आपकी ऑस्टियम सेकेंडम होगी। अब नेक्स्ट आपका है साइनस वेनेसस डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है, ये क्या है हमारा? सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है? ब्लड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, आपने अगर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आता है आपके सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, मतलब कि ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, मतलब नीचे से, और सुपीरियर मतलब कि ऊपर से। तो ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है, उसके एकदम जंक्शन पॉइंट पे, ठीक है, जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, ठीक है, जो यहाँ पे मिल रही है आके, ये जो आके यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुपीरियर वेना, साइनस वेनेसस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो सेप्टम का जो सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है, और राइट एट्रियम के जो बीच का मेन पॉइंट होता है, मेन जंक्शन जो होता है, वहाँ पे अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई तो वो आपकी साइनस वेनेसस डिफेक्ट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा? साइन एंड सिम्टम्स। हम आपको अब साइन सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट साइन सिम्टम्स क्या है? ऑस्टियम सेकेंडम एंड साइनस वेनेसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आर यूजुअली असिम्टोमेटिक, मतलब कि जब ऑस्टियम सेकेंडम होता है ना उस दौरान, ठीक है, या साइनस वेनेसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आर यूजुअली असिम्टोमेटिक। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे सिर्फ ऑस्टियोप्रीमियम में ही साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, यदि उसको यदि उसको ऑस्टियम सेकेंडम और साइनस वेनेसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, बल्कि वो असिम्टोमेटिक होगा, उसमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट, ऑस्टियम प्रीमियम शो सम सिम्टम्स। ठीक है, अगर उसको ऑस्टियम प्रीमियम है, ठीक है, अगर सेप्टम के नीचे वाले भाग में अगर ओपनिंग है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो हम आपको बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट इन्फेक्शन, नेक्स्ट है डिसएपनिया। डिसएपनिया मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बल्जिंग ऑफ द चेस्ट, मतलब कि जो चेस्ट हो गया ना वो बल्जिंग मतलब कि उभरा हुआ दिखाई देगा, बल्ज किया हुआ दिखाई, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर वेट गेन, जो बेबी होगा उसका जो वेट होगा वो पुअर वेट गेन होगा, मतलब कि सामान्य वेट से उसका जो वेट होगा वो गेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जेस्टिव
हार्ट फेल्योर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर क्या होती है, मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर ये होती है कि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिक नीड्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हमारा हार्ट जो है वो ब्लड नहीं पंप कर पा रहा है, ब्लड नहीं दे पा रहा है, इस कारण से क्या होता है कि हार्ट फेल्योर हो जाता है, ठीक है, उसे ही हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। नेक्स्ट है फैटिग, उसको थकावट महसूस होगी। फिर नेक्स्ट स्वेटिंग, ठीक है, उसको अत्यधिक पसीना आएगा। तो सो फ्रेंड्स, ये साइन सिम्टम्स जो होंगे वो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट को अपीयर होंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पेज है डायग्नोसिस, ठीक है। हम डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे, डायग्नोसिस में हम करते हैं चेस्ट हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। फिर ईसीजी करेंगे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी दो होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इकोकार्डियोग्राम, तो ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, जैसे कि डिसहेरिस्मियास की कंडीशन जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि ईसीजी करते हैं, जिससे कि हमारा जो हार्ट बीट होता है उसका, ठीक है, पता लगाने की, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं ईसीजी कराते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं, और इकोकार्डियोग्राम में क्या होता, और इकोकार्डियोग्राम में हम क्या करते हैं, ईक्यू कार्डियोग्राम में उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखते हैं, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ी है। जैसे कि हम हार्ट अटैक हो गया, एमआई की कंडीशन में या एंजीना पेक्टोरस की कंडीशन में क्या करते हैं, ईको कराते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ कि कौन सी वेन्स जो है किसमें, मतलब कि क्या रुकावट उत्पन्न है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ी है, ठीक है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम चेक करते हैं, ठीक है, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी को वो शो करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पेज है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में यूज़ ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड एरिथमियाज एंड डिसएरिथमियाज, मतलब कि जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है ना वो हम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो एरिथमियाज की कंडीशन, डिसएरिथमियाज मतलब इरेगुलर हार्ट बीट जो होगी उसके लिए भी हम मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे इन्फेक्शन की से बचने के लिए, फिर डायरोटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डायरोटिक्स हम किस लिए देते हैं कि जो डायरोटिक्स होता है ना वो जो भी हमारे बॉडी से, ठीक है, जो बॉडी से एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, हमारे किडनी के द्वारा अलग कर देता है, ठीक है। हमारे बॉडी से क्या करता है ना कि जो तरल पदार्थ, जो हम हिंदी में जिसको लिक्विड पोर्शन मतलब तरल पदार्थ बोलते हैं, जो भी हमारे अंदर जो अत्यधिक तरल होता है, ठीक है, वो हमारे शरीर से किडनी के द्वारा क्या होता है कि तरल को अलग करने के लिए होता है, इसीलिए हम डायरोटिक्स देते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखिए हम सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पैच क्लोजर, मतलब कि हम पैच को वहाँ पे लगा के, देखिए फिगर हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है, ये पैच है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा फिगर है कि सर्जिकल मैनेजमेंट का, इसमें हम क्या करते हैं कि उसको पैच क्लोजर मतलब कि पैच से बंद करते हैं। देखिए जो सेप्टल में डिफेक्ट होता है ना उसको हम पैच लगा के बंद कर देते हैं, किस पैच के द्वारा, पेरिकार्डियल पैच, या उसको हम डेक्रॉन पैच भी बोलते हैं। ये जो पैच है ना इसको हम पेरिकार्डियल पैच या डेक्रॉन पैच भी बोलते हैं। इसी पैच के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको जो भी एबनॉर्मल ओपनिंग रहती है उसको हम क्लोज करते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पैच क्लोजर। कभी कभी क्या होता है कि हमें ओपन हार्ट सर्जरी भी, मतलब कि पल्मोनरी बाईपास सर्जरी भी, स्कूल एज से पहले ही हम पल्मोनरी बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हम आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है,
पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, मतलब कि जो भी हमारे पल्मोनरी में जो आर्टरी होगी उसमें हाइपरटेंशन हो जाएगा, मतलब कि ब्लड का प्रेशर जो होगा वो हाइपर हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि जो भी उसकी ग्रोथ है, जो भी वृद्धि होने की जो मतलब कि जो ग्रोथ रेट होगी वो रिटार्डेट हो जाएगी, मतलब कि जो उसकी ग्रोथ होगी वो रुक जाती है, रिटार्डेट हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, ठीक है। उसके इंडोकार्डिया में या फंगल इन्फेक्शन के द्वारा, कैंडिडा एल्बिगेंस जैसे हो गया, या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि हमारे इंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे ही हम इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन के कारण, वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो या फंगल हो, किसी भी इन्फेक्शन के कारण अगर हमारे इंडोकार्डियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे ही हम इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आप इसमें कुछ भी आपको पूछना हो, ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।